हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 162 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, अल्टीग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन, जो 126 नंबर से शुरू हो रहा है। और एक क्वेश्चन आपका पीजीटी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है कि सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन थे, या सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? ऐत्रेय, कवस एथलु, महावीर स्वामी, कपिल। तो आंसर जाएगा डी के साथ, कपिल मुनि थे। तो सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन थे? तो सांख्य जो कपिल मुनि है वो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है। ऑप्शन डी आपका सही होता है। व्याख्या देखते हैं थोड़ा सा। सांख्य दर्शन प्राचीन भारतीय 60 दर्शनों में एक प्रमुख दर्शन है। कपिल, जो महर्षि कपिल को सांख्य दर्शन का प्रतिष्ठापक आचार्य माना जाता है। सांख्य दर्शन का प्रतिष्ठापक या प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो महर्षि कपिल को माना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने सांख्य सूत्र तथा तत्व समास नामक ग्रंथों की रचना की है। तो कितने ग्रंथों की जो रचना की है, कौन कौन से ग्रंथ हो जाएंगे? तो सांख्य सूत्र हो जाएगा और तत्व समास हो जाएगा। इनकी दो पुस्तकें हो जाएगी, जो दो ग्रंथ हो जाएंगे। तो इनको भी नोट कर लीजिएगा। सांख्य सूत्र और तत्व समास की रचना महर्षि कपिल मुनि ने की है। दर्शन के साथ साथ सांख्य दर्शन यहाँ पे है, तो यहाँ पे सांख्य सूत्र हो जाएगा। तो सांख्य दर्शन और सांख्य सूत्र जो है दोनों का संबंध कपिल मुनि से है। उसी के साथ तत्व समास भी कपिल मुनि की एक पुस्तक है। तो कपिल मुनि सांख्य दर्शन से संबंधित रखते हैं। उन्होंने दो रचनाएं की हैं। उन रचनाओं का नाम, एक का नाम सांख्य सूत्र है और दूसरे का नाम तत्व समास है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। 127 नंबर क्वेश्चन है और टीजीटी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने यह सिद्ध किया था कि धरती गोल एवं अपनी धुरी पर चक्कर काटती है? किसने यह सिद्ध किया था कि धरती गोल है और अपनी धुरी पर क्या करती है? चक्कर काटती है। ऑप्शन ए है आर्यभट्ट ने, बारामिहिर ने, ब्रह्मगुप्त ने या श्रुश्रुत ने। तो आंसर आपका हो जाएगा ये सही हो जाएगा। यह कहा था आर्यभट्ट ने। यह किसने सिद्ध किया था कि धरती गोल है एवं अपनी धुरी पर चक्कर काटती है? यह बात आर्यभट्ट ने कही थी। ऑप्शन ए आपका सही है। व्याख्या देखते हैं फ्रेंड्स। तो आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। तो आर्यभट्ट गुप्तकालीन सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ एवं ज्योतिषी थे। इन्होंने ज्योतिष को गणित से क्या किया? अलग शास्त्र माना था। इन्होंने जो ज्योतिष शास्त्र है उसको क्या है? गणित से अलग शास्त्र माना था तथा दशमलव प्रणाली का विकास किया। इन्होंने आर्यभट्ट जो है इन्होंने क्या किया था? दशमलव प्रणाली का क्या किया था? विकास किया था। आगे है, इन्होंने पाई का मान, इन्होंने क्या किया था? जो पाई है उसका मान 3.1416 बताया था। इन्होंने पाई का मान, जो पाई इस तरह होता है, इसका मान इन्होंने क्या बताया था? 3.1416 बताया था। आगे देखते हैं। तो ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत जो है रचना की थी। ब्रह्मगुप्त हैं, उन्होंने क्या है? ब्रह्म सिद्धांत की रचना की है तथा सर्वप्रथम यह बताया है कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे कि आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम यह बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पे क्या करती है? घूर्णन करती है, घूमती है। उसी तरह ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत नामक पुस्तक की रचना की और इन्होंने सर्वप्रथम यह बताया कि जो पृथ्वी है वो सभी वस्तुओं को क्या करती है? अपनी ओर आकर्षित करती है। तो ये बात बताई थी। आगे चलते हैं। तो बारामिहिर भी गुप्त काल के प्रसिद्ध ज्योतिषी हैं। बारामिहिर जो हैं वो भी किस काल के हैं? तो गुप्त काल के हैं। इन्होंने पंच सिद्धांतिका इनकी पुस्तक है।
बृहत संहिता, बृहत संहिता ये वाला क्वेश्चन एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में पूछा गया था। और बृहत जातक और लघु जातक की रचना की है। तो पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता, बृहत जातक एवं लघु जातक की रचना किसने किया है? तो बारहमिहिर ने किया है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। 128 नंबर क्वेश्चन है आपका। और सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सम्मिलित करना है। और ये क्वेश्चन भी आपका टीजीटी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन किस में पूछा गया है? तो टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। अब है एहोल प्रशस्त्र लेख। जो एहोल प्रशस्त्र लेख है वो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। इसका पहले दूसरे से मिलान करेंगे। और जूनागढ़ जो है रुद्रदामन का है। जूनागढ़ आप मिला लेंगे तो रुद्रदामन का है। अब बच गया भीतरी का बात करते हैं। तो ये भीतरी का जो है स्कंदगुप्त से है। भीतरी का स्कंदगुप्त है। और नासिक गुहा लेख का अब बचा तो उसका क्या हो जाएगा? उसावदत्त, उसावदत्त से हो जाएगा। तो एहोल प्रशस्त्र है वो पुलकेशिन द्वितीय का जो है लेख है। एहोल प्रशस्त्र लेख किसका है? तो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। जूनागढ़ शिलालेख जो है वो रुद्रदामन का है। और नासिक गुहा लेख आपका उसावदत्त का है। और भीतरी स्तंभ लेख सभी जानते होंगे स्कंदगुप्त का है। तो इस तरह मिलान करेंगे तो ए का आपका जो हो जाएगा दूसरे से कर लेंगे, ए का दूसरे से और आपका बी का चौथे से। ए का दूसरे से बी का चौथे से जैसे ही करेंगे तो आपका डी वाला सही हो जाएगा। तो डी आंसर कर लेंगे, बाकी का मिलान करने की ज़रूरत नहीं है। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो सुमेलित सही जो इस प्रकार है। एहोल प्रशस्त्र जो है वो पुलकेशिन द्वितीय की रचना है। और जूनागढ़ अभिलेख जो है वो रुद्रदामन से संबंधित है। नासिक गुहा लेख जो है वो क्या है? उसावदत्त से संबंधित है। भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त से संबंधित है, जिसमें हूणों के आक्रमण के बारे में जिक्र किया गया है। आगे चलते हैं। आपका सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और सही आंसर देना है। ये भी पीजीटी का क्वेश्चन था। तो महाभाष्य जो है, महाभाष्य किसने लिखा है? पहले जो आ रहा है उसको मिला लीजिए। जैसे कुमार संभव सब जाते हैं कि कालिदास की रचना है। कुमार संभव जो है कालिदास की रचना है। अर्थशास्त्र आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? चाणक्य या विष्णुगुप्त कह ले उसका, या कौटिल्य कह ले, तो एक ही बात है। तो अर्थशास्त्र कौटिल्य और कुमार संभव कालिदास से संबंधित है। अष्टाध्यायी जो है वो पाणिनि की रचना हो जाएगी। अष्टाध्यायी पाणिनि। बचा महाभाष्य, तो अब क्या है? पतंजलि हो जाएगा। ये पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उसी पे इन्होंने महाभाष्य लिखा है। तो इस तरह आप मिलान कर लेंगे। पहले आसान से कर लीजिए, फिर इसके बाद कठिन जो बचता है उससे मिलान कर लीजिए। ये ट्रिक होता है, इसको आप कर सकते हैं। तो आपका डी का तीसरे से जा रहा है तो डी देखेंगे तीसरे से 3 है। इसके बाद आप देखेंगे कि अष्टाध्यायी पाणिनि का, कुमार संभवों का 1, बी का पहले से करेंगे तो बी का पहले से यहाँ पे 2 है। तो इसी में से कोई एक आंसर होगा। महाभाष्य जो है डी, ए का डी कर लेंगे, ए का 4। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही है। मिलान आप देख लीजिएगा। अब मिलान देख लेते हैं। जो सही मिलान है, महाभाष्य जो लिखा गया है किसके द्वारा? पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। कुमार संभवम किसकी पुस्तक है? तो कालिदास की है। अष्टाध्यायी जो है वो पाणिनि की रचना है। अर्थशास्त्र चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त की रचना है। आगे चलते हैं। 130 नंबर, मृच्छकटिकम किसने लिखा है? मृच्छकटिकम किसने लिखा है ये बताना है। भास ने, क्षुद्रक ने, कालिदास ने, पतंजलि ने। तो आंसर आपका बी सही हो जाएगा। शूद्रक की ये रचना है। मृच्छकटिकम किसकी रचना है? तो शूद्रक आपका आंसर हो जाएगा। शूद्रक, शूद्रक आपका आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है। यह गुप्त काल का एकमात्र दुखांत नाटक है। ये भी याद रखिएगा। ये मृच्छकटिकम क्या है? नाटक है। गुप्त काल में भुक्ति क्या थी? गुप्त काल में भुक्ति थी तो क्या थी ये बताना है। राज्य था, मंडल था, जिला था या परगना था। तो आंसर आपका जाएगा ए के साथ। राज्य था या प्रांत कर सकते हैं। तो गुप्त काल में जो भुक्ति शब्द प्रयोग होता था वो राज्य के लिए या प्रांत के लिए प्रयोग होता था। तो ऑप्शन ए आपका सही है। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। तो गुप्त काल में प्रशासन की सुविधा के लिए गुप्त साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभाजित किया गया था।
प्रांत को देश, अवनी अथवा भुक्ति कहा जाता था। प्रांत को 3 नाम दिए गए हैं, देश भी कहते थे, अवनी भी कहते थे और भुक्ति भी कहते थे। भुक्ति का विभाजन अनेक जिलों में हुआ था जिसे विषयक कहते थे। जो जिला होते थे उनको हम विषयक कहते थे। अब आप देखेंगे कि गुप्त काल जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो किस प्रकार बटी हुई थी, एक के नीचे कैसे था। अब जैसे ऊपर आपका सबसे साम्राज्य है, मतलब साम्राज्य आपका सबसे बड़ा विस्तृत रूप है, तो साम्राज्य के अंदर क्या होते हैं, देश, भुक्ति या अवनति आते थे। मतलब साम्राज्य जो बनता था वो देश या मतलब कह सकते कई देशों को मिलाकर साम्राज्य बनता था, और देश को ये भुक्ति अथवा अवनति या प्रांत कहते थे। ठीक है। अब विषय जो है उसके बाद विषय आता था जिला, जिला के बाद जो आता था विथि आता था, तहसील आता था, उसके नीचे पेठ आता था, ग्राम की बड़ी इकाई थी, और ग्राम सबसे छोटी इकाई जो होती थी ग्राम। तो ग्राम को मिलाकर पेठ बनता था, पेठ को मिलाकर विथि बनता था, और विथि को मिलाकर विषक बनता था, और कई विषक को मिलाने के बाद देश, भुक्ति, अवनति या प्रांत बनता था, और प्रांतों को कई प्रांतों को मिलाने के बाद साम्राज्य बनता था। तो इस तरह आप देख लिए। अगला क्वेश्चन 132 नंबर है और भुक्ति से है। भुक्ति का जो प्रशासक होता था वो कौन होता था, ये बताना। उसका क्या नाम था, उपरिक था, कर्णिक था, ग्रामकूट था या गोप था। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में पूछा गया है। तो उपरिक आपका आंसर हो जाएगा। भुक्ति का प्रशासक कौन था, तो उपरिक आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। गुप्त साम्राज्य का विभाजन प्रांतों में किया गया था जिसे अवनी अथवा भुक्ति कहा जाता था। भुक्ति के शासक को उपरिक कहा जाता था जिसकी नियुक्ति सम्राट करता था। उपरिक के पद के पर प्रायः राजकुमार अथवा राजकुल से संबंधित व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती थी। गुप्त प्रशासन के अंतर्गत सुराष्ट्र, अवनति, एरड़, पूर्णवर्धन और मगध प्रांत भुक्ति थे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। मगध प्रमुख प्रांत थे। अन्य महत्वपूर्ण देखते हैं तो गुप्त काल में कर्णिक भूमि संबंधित अभिलेखों का संरक्षक करता था या संरक्षक था। गुप्त काल में अगर कर्णिक की बात की जाए तो भूमि संबंधित अभिलेखों का संरक्षक को कर्णिक कहा जाता था। सीमांत प्रांतों का प्रमुख जो होता था उसको गोप्ता कहा जाता था। सीमांत प्रांतों का जो प्रमुख होता था उसको किस नाम से जाना जाता था, तो गोप्ता नाम से जाना जाता था। ग्राम के मुखिया को ग्रामिक कहा जाता था। जो ग्राम का मुखिया होता था उसको किस नाम से जाना जाता था, ग्रामिक नाम से जाना जाता था। 133 नंबर देखते हैं दोस्तों, और ये पीजीटी आपका 2009 में पूछा गया है। किस ग्रंथ में विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति दी गई है। किस ग्रंथ में विधवा पुनर्विवाह की अनुमति दी गई है, या विधवा को पुनर्विवाह करने की अनुमति किस ग्रंथ में दी गई है। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, पतंजलि के महाभाष्य में किसमें दिया गया है। तो 133 का दोस्तों आंसर जो जाएगा वो सी के साथ जाएगा, नारद स्मृति में दिया गया है। तो किस ग्रंथ में विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति दी गई है, तो नारद स्मृति में दिया गया है। ये याद रखेंगे, नारद स्मृति में दिया गया है। महिलाओं को जो विधवा हो गई थी उनको पुनर्विवाह के लिए। आगे देखते हैं आपका अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे सब। देखिए, नारद स्मृति गुप्तकालीन एक प्रमुख स्मृति है। इसमें नियोग प्रथा तथा स्त्री के पुनर्विवाह की अनुमति दी गई है। अन्य तथ्य देखते हैं तो मनु स्मृति हिंदू धर्म के संबंध में प्रमुख एवं सबसे अधिक प्रमाणिक ग्रंथ है। मनु स्मृति में स्त्रियों को विद्या अध्ययन का अधिकार नहीं दिया गया है। याज्ञवल्क्य स्मृति में जो है स्मृति है उसमें स्त्रियों को सर्वप्रथम संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया है। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की है। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की है। जो महाभाष्य है वो पाणिनि की अष्टाध्यायी पे टीका की गई है, लिखी गई टीका है। महाभाष्य जो है वो पाणिनि की अष्टाध्यायी जो पुस्तक है, पाणिनि की अष्टाध्यायी, उस पर लिखा गया टीका ही महाभाष्य कहलाता है। और महाभाष्य की जो रचना किया है वो किसने किया है, पतंजलि ने किया है। अगला क्वेश्चन है 134 नंबर है, पीजीटी 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है, याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रमुख जो प्रसिद्ध टीकाकार अपराक
एक हैं। क्या हैं? चालुक्य राजा हैं, परमार राजा हैं, शिलाहार राजा हैं, वाकाकटक राजा हैं। तो आंसर जाएगा सी के साथ, शिलाहार राजा हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, शिलाहार राजा हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार जो अपराक हैं वो कौन है? तो शिलाहार राजा हैं। इसको याद रखिएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखिए, शिलाहार राजा अपराक याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार थे। अन्य टीकाकार विश्वरूप, विज्ञानेश्वर आदि थे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, मालावार के परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं शक्तिशाली शासक सियक अथवा हर्ष था। गुजरात के चालुक्य वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। वाकाटक वंश की स्थापना 255 ईस्वी में बिंद शक्ति नामक व्यक्ति ने की थी। तो इन सब तथ्यों को आप नोट कर लीजिएगा। स्कंदगुप्त से संबंधित है। स्कंदगुप्त के समय सौराष्ट्र का गोप्ता कौन था? स्कंदगुप्त के समय सौराष्ट्र का गोप्ता कौन था ये बताना है। चक्रपालित, तुषास्फल, परदत्त, स्वरनाग। तो आंसर 135 का सी हो जाएगा, परदत्त था। स्कंदगुप्त के समय सौराष्ट्र का गोप्ता कौन था? परदत्त आपका आंसर हो जाएगा, सी। व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स। गुप्त प्रशासन में प्रांतीय शासकों की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी। उन्हें उपरिक, गोप्ता, भोगपति, राजस्थानिक कहा जाता था। उन्हें उपरिक या गोप्ता या भोगपति अथवा राजस्थानिक भी कहा जाता था। इन शासकों का प्रमुख परामर्शदाता कुमारमात्य था। सीमांत प्रदेशों के साथ गोप्ता कहलाते थे। सीमांत प्रदेशों के जो शासक होते थे वो गोप्ता कहलाते थे। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसने सौराष्ट्र प्रांत मतलब सीमांत प्रदेश में परदत्त को अपना राज्यपाल अर्थात गोप्ता नियुक्त किया था। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 10 क्वेश्चन। हमने पूरा प्रयास किया है कि आपका कम टाइम लिया जाए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे दोस्त नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।